स्वागत है आपका ऑडियो बुक शेल्फ में। आज हम लेकर आए हैं पश्चिमी दर्शन की एक महान कृति रेने डेकार्ट की किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड। यह किताब केवल दर्शन ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान और तर्क की बुनियाद रखने वाली रचना है। डेकार्ट हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए हमें हर उस विचार पर प्रश्न उठाना चाहिए जिस पर संदेह किया जा सकता है। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत आई थिंक देयरफॉर आई एम यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ आज भी दुनिया को सोचने की नई दिशा देता है। तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत कृति को जो हमें आत्मचिंतन, तर्क और ज्ञान की गहराइयों में ले जाती है। क्योंकि ऑडियो बुक शेल्फ पर किताबें बोलती हैं और विचार जागते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत बौद्धिक यात्रा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिमी दर्शन शास्त्र के इतिहास के उस महान व्यक्तित्व की जिसने पूरी दुनिया की सोचने की दिशा बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेने डेकार्ट की और उनकी सबसे मशहूर किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड की। यह किताब सन 1637 में प्रकाशित हुई थी। सोचिए जरा, आज से लगभग 400 साल पहले जब दुनिया में विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था, धर्म और परंपरा का दबदबा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर कहता है कि हमें हर बात पर शक करना चाहिए और सच्चाई वही है जिस पर किसी तरह का संदेह न हो। यही सोच आगे चलकर विज्ञान की नींव बनी और आधुनिक दर्शन का जन्म हुआ। डिस्कोर्स ऑन द मेथड केवल एक किताब नहीं है बल्कि यह एक क्रांति की शुरुआत है। इस किताब में डेस्कार्ट ने अपनी जीवन यात्रा साझा की। यह बताया कि उन्होंने कैसे ज्ञान की खोज की और किस पद्धति से वे निश्चित सत्य तक पहुंचे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि केवल परंपराओं और पुरानी मान्यताओं को मान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें खुद अपने दिमाग से सोचना होगा। आज की इस यात्रा में हम इस किताब के हर अध्याय को बारीकी से समझेंगे, लेकिन सिर्फ अध्याय दर अध्याय नहीं, बल्कि इस तरह से कि सब बातें एक दूसरे से जुड़े और एक लंबी दार्शनिक कहानी बन जाएं। आपको लगेगा जैसे आप डेस्कार्ट के साथ साथ चल रहे हों, कभी उनकी शिक्षा की दुनिया में, कभी उनके संदेह और खोज की प्रक्रिया में, कभी विज्ञान के गणितीय नियमों में और कभी आत्मा और ईश्वर की खोज में। तो आइए तैयार हो जाइए उस अनोखी बौद्धिक यात्रा के लिए जहां हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले विचारक ने पूरी दुनिया की सोचने की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। डेकार्ट अपनी किताब की शुरुआत बहुत व्यक्तिगत अंदाज में करते हैं। वह हमें अपने जीवन और शिक्षा की ओर ले चलते हैं। वे बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने का अवसर मिला। वहां उन्हें भाषा, साहित्य, दर्शन, गणित, विज्ञान, हर विषय का ज्ञान मिला। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी उलझन महसूस होने लगी। वे कहते हैं कि पढ़ाई के बाद उनके पास जानकारी तो बहुत थी, लेकिन निश्चित ज्ञान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उदाहरण के लिए, एक दार्शनिक कहता कि आत्मा अमर है, दूसरा कहता आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। एक विद्वान मानता कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, दूसरा कहता कि सूरज केंद्र है। और इन सब के बीच सत्य कहाँ है, यह तय करना कठिन हो जाता। डेस्कार्ट ने महसूस किया कि किताबें हमें ज्ञान तो देती हैं, लेकिन सच्चाई को हमेशा साफ नहीं करती। अक्सर विद्वान अपनी अपनी परंपरा या तर्क के अनुसार बातें करते हैं और उन बातों में बहुत विरोधाभास भी होता है। उन्होंने यह भी देखा कि कई लोग उम्र भर पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ याद कर लेते हैं, पर जब जीवन के कठिन सवाल सामने आते हैं तो उनके पास स्पष्ट और निश्चित उत्तर नहीं होता। यहीं से डेस्कार्ट को यह एहसास हुआ कि अगर वह भी केवल पढ़ी हुई बातों को मान लेंगे तो शायद कभी वास्तविक सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे केवल दूसरों के विचारों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने स्वयं के विवेक से सोचेंगे। उन्होंने किताबों का सम्मान किया,
लेकिन यह भी समझा कि किताबें अंतिम सत्य नहीं होती। असली ज्ञान तभी मिलेगा जब इंसान खुद तर्क करे, अनुभव से सीखे और अपनी आंखों से सत्य को खोजे। यानी शुरुआत में ही डेस्कार्ट हमें यह सिखाते हैं कि परंपरा और दूसरों की सोच पर आंख बंद करके विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। असली खोज हमें खुद करनी होती है। यहाँ पर वे हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि शिक्षा जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सोचने की स्वतंत्रता। वे हमें अपने मन का दरवाजा खोलने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम बिना डर और बिना पूर्वाग्रह के सोच सकें। अब सवाल यह है कि जब डेकार्ट ने यह ठान लिया कि वे खुद सोचेंगे, तो उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? क्योंकि केवल सोचने का निश्चय करना काफी नहीं है, उसके लिए एक स्पष्ट पद्धति भी चाहिए। और यहीं से शुरू होता है उनका अगला कदम, संदेह की पद्धति और सच्चाई की खोज। दोस्तों, जब डेस्कार्ट ने यह महसूस किया कि अलग अलग विचारकों की राय अलग है और किताबें हमेशा सत्य नहीं बताती, तो उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे हर उस बात पर संदेह करेंगे जो 100% निश्चित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीवन भर झूठ या अधूरी सच्चाई पर विश्वास करता रहूंगा, तो असली ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं अपने मन से उन सभी मान्यताओं को हटा दूं जिन पर थोड़े सा भी शक किया जा सकता है। यानी उन्होंने संदेह को विनाशकारी हथियार की तरह नहीं, बल्कि रचनात्मक साधन की तरह अपनाया। सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग जब किसी बात पर संदेह करते हैं तो हम असहज हो जाते हैं। लेकिन डेस्कार्ट ने संदेह को एक सकारात्मक प्रक्रिया बनाया। उन्होंने कहा, शक करने से घबराओ मत। शक करो ताकि अंत में केवल वही बचे जो वास्तव में अटल है। और इसी प्रक्रिया में उन्हें एक अद्भुत सत्य मिला, जो आज भी दुनिया के सबसे मशहूर दार्शनिक वाक्यों में गिना जाता है, कोजिटो अर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? डेकार्ट कहते हैं कि मैं हर चीज पर संदेह कर सकता हूँ, बाहर की दुनिया असली है या सपना, यह भी तय नहीं। मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती हैं, मेरा मन मुझे भ्रमित कर सकता है, यहाँ तक कि कोई सर्वशक्तिशाली सत्ता मुझे भ्रम में रख सकती है। लेकिन एक बात पर संदेह करना असंभव है, यह कि मैं संदेह कर रहा हूँ। अगर मैं संदेह कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं मौजूद हूँ। यानी पहला अटल सत्य यही है कि मैं अस्तित्व में हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। यह सत्य इतना स्पष्ट और इतना मजबूती से खड़ा है कि उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अब डेकार्ट ने कहा, चूंकि यह पहला निश्चित आधार मिल गया है, तो अब मैं इसी पर अपने पूरे ज्ञान की इमारत खड़ी करूंगा। उन्होंने यह सोचा कि जिस तरह कोई मजबूत इमारत बनाने के लिए मजबूत नींव चाहिए, उसी तरह असली ज्ञान भी तभी संभव है जब उसे अटल नींव पर खड़ा किया जाए। और यह नींव है संदेह से गुजरकर मिली हुई निश्चितता। इस हिस्से में डेकार्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि संदेह करना नकारात्मकता नहीं है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का जरिया है। अगर हम बिना सवाल पूछे, बिना संदेह किए किसी भी बात को मान लेंगे, तो हम झूठ और भ्रम में जी सकते हैं। लेकिन अगर हम साहस करके हर चीज को परखें, तो अंततः वही बचेगा जो सचमुच सत्य है। यहीं से डेकार्ट ने आगे बढ़कर एक व्यवस्थित पद्धति बनाई। उन्होंने 4 नियम बनाए जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति सच्चाई तक पहुंच सकता है। तो चलिए अब हम उस अगले महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते हैं, जहां डेस्कार्ट हमें अपनी 4 नियमों वाली पद्धति समझाते हैं। दोस्तों, जब डेकार्ट ने यह तय कर लिया कि वे हर उस चीज पर संदेह करेंगे जो पूरी तरह निश्चित नहीं है, तो सवाल उठता है, अब आगे बढ़कर सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाए? केवल संदेह करते रहना काफी नहीं है। जरूरी है कि संदेह से निकलकर हम एक ऐसी पद्धति बनाएं जो हमें धीरे धीरे अस्पष्टता से स्पष्टता और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए।
इसी उद्देश्य से डेकार्ट ने अपनी 4 नियमों वाली पद्धति बनाई। यह चारों नियम आज भी वैज्ञानिक सोच और तार्किक जीवन के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। डेस्कार्ट कहते हैं कि हमें वही बात सच माननी चाहिए जो हमारी बुद्धि के सामने इतनी स्पष्ट हो कि उस पर कोई शक ही न किया जा सके। जैसे गणित में 2+2 4 इतना साफ और निश्चित है कि कोई इसे झुठला नहीं सकता। लेकिन अगर कोई कहे कि यह दुनिया हमेशा से ऐसी ही है और कभी नहीं बदलेगी, यह कथन निश्चित नहीं है, क्योंकि इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें स्पष्टता और निश्चितता की कसौटी पर हर विचार को परखना होगा। डेस्कार्ट ने कहा कि किसी भी जटिल समस्या को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे टुकड़ों में बांट दिया जाए। सोचिए, अगर हम पूरी ब्रह्मांड की रचना को एक ही बार में समझने की कोशिश करें तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे ग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश का व्यवहार, इनको अलग अलग समझें तो धीरे धीरे पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। यानी डिवाइड एंड कॉन्कर की रणनीति ही दूसरा नियम है। यह नियम बहुत व्यावहारिक है। डेस्कार्ट कहते हैं कि किसी भी समस्या को हल करते समय पहले उसके सबसे आसान हिस्से से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा गणित सीखता है तो पहले गिनती करता है, फिर जोड़ घटाव और अंत में जटिल समीकरण। अगर बच्चा सीधे कठिन सवालों पर कूद पड़े तो वह हताश हो जाएगा। यानी जीवन में भी हमें सरल कदमों से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे कठिनाई की ओर बढ़ना चाहिए। डेकार्ट का चौथा नियम हमें सजग और अनुशासित बनाता है। वे कहते हैं कि हमें अपने विचारों और निष्कर्षों की बार बार जांच करनी चाहिए ताकि कोई गलती या कमी न रह जाए। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह नियम विशेष रूप से लागू होता है। अगर कोई वैज्ञानिक अपनी खोज को बार बार न परखे तो गलती रह सकती है और परिणाम झूठा साबित हो सकता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी बड़े निर्णय से पहले हर पहलू की जांच करना जरूरी है। दोस्तों, इन चारों नियमों को मिलाकर डेस्कार्ट ने एक ऐसा ढांचा दिया जिसे हम आज वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। आज जब वैज्ञानिक कोई शोध करते हैं तो वे स्पष्ट प्रमाण खोजते हैं, समस्या को हिस्सों में बांटते हैं, आसान से कठिन की ओर जाते हैं और बार बार परीक्षण करते हैं। यानी आधुनिक विज्ञान की जड़ें डेस्कार्ट के इन नियमों में ही छिपी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब तक हम अंतिम सत्य की खोज में लगे हैं तब तक रोजमर्रा का जीवन कैसे जिएं? क्योंकि जीवन तो रुकता नहीं, हमें फैसले भी लेने पड़ते हैं, समाज में रहना भी पड़ता है। डेस्कार्ट ने इसका समाधान भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचते तब तक हमें कुछ अस्थायी नैतिक नियम अपनाने चाहिए ताकि जीवन स्थिर और संतुलित बना रहे। और अब हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, डेस्कार्ट के नैतिकता और जीवन के अस्थायी नियमों की ओर। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डेकार्ट ने अपनी पद्धति के 4 नियम बनाए जिनसे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी होती है, सत्य की खोज एक लंबी और कठिन यात्रा है। जब तक हम अंतिम निश्चितता तक नहीं पहुंचते तब तक क्या हम जीवन को रोककर बैठे रहें? नहीं, जीवन तो लगातार चलता रहता है। हमें समाज में रहना है, काम करना है, फैसले लेने हैं, परिवार संभालना है। इसीलिए डेकार्ट ने कहा कि जब तक हम सत्य की खोज में लगे हों तब तक हमें कुछ अस्थायी नैतिक नियम अपनाने चाहिए। ये नियम हमें स्थिरता देते हैं ताकि हमारा जीवन अराजक न हो और हम संतुलित रह सकें। डेकार्ट ने कहा कि जब तक हमें अंतिम सत्य नहीं मिल जाता तब तक हमें उस समाज और संस्कृति के नियमों का पालन करना चाहिए जिसमें हम जन्मे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे परंपराओं को अंधविश्वास से मानने की बात कर रहे थे।
बल्कि उनका आशय यह था कि अगर हम अचानक सब कुछ तोड़ देंगे तो जीवन में अराजकता पैदा हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे कानूनों पर शक है, इसलिए मैं उनका पालन नहीं करूंगा, तो समाज टूट जाएगा। इसलिए जब तक नया सत्य सामने न आए, तब तक पुराने नियमों को मानना जीवन को स्थिर रखता है। डेकार्ट कहते हैं कि अनिश्चितता की स्थिति में भी हमें एक बार फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहना चाहिए। मान लीजिए आप जंगल में खो गए हैं। अगर आप एक दिशा चुनकर लगातार उसी तरफ चलते रहें तो संभावना है कि आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर आप बार बार दिशा बदलते रहेंगे तो भटकते रहेंगे और कभी रास्ता नहीं मिलेगा। यानी डेकार्ट हमें यह सिखाते हैं कि दृढ़ता और निरंतरता जरूरी है, भले ही फैसले अस्थायी ही क्यों न हो। डेकार्ट का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखेंगे तो हम कभी संतुलित जीवन नहीं जी पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागे, धन, नाम, विलासिता, तो उसकी जिंदगी अस्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर वह नियंत्रित रहे, अपनी सीमाओं को पहचाने, तो उसका जीवन शांत और स्थिर होगा। डेकार्ट कहते हैं कि अक्सर हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से बदल जाएं, लेकिन कई बार यह संभव नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि हम खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालें। जैसे ठंड बहुत ज्यादा हो तो मौसम को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम गर्म कपड़े पहन लें। इसी तरह जीवन में आने वाली मुश्किलों से जूझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को मजबूत और अनुकूल बनाना। इन 4 अस्थायी नियमों से हमें यह समझ आता है कि डेकार्ट केवल एक वैज्ञानिक या दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक व्यावहारिक जीवनदर्शी भी थे। उन्होंने माना कि जीवन सिर्फ विचारों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन, दृढ़ता और अनुकूलन की भी जरूरत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से डेकार्ट की सोच और भी रोचक हो जाती है। अब वे केवल नैतिकता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि प्रकृति और विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। वे हमें बताते हैं कि पूरी दुनिया को गणित और वैज्ञानिक सिद्धांतों के जरिए समझा जा सकता है। तो चलिए अब हम उनकी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, विज्ञान और प्रकृति की खोज की ओर। दोस्तों, डेकार्ट अब हमें अपनी दार्शनिक यात्रा से आगे ले जाकर विज्ञान और प्रकृति की दुनिया में प्रवेश कराते हैं। उनका मानना था कि अगर हमें इस विशाल ब्रह्मांड को सही मायनों में समझना है तो हमें उसकी भाषा को सीखना होगा, और वह भाषा है गणित। डेकार्ट कहते थे कि गणित एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें स्पष्टता और निश्चितता देता है। सोचिए, जब हम गणित का कोई समीकरण हल करते हैं, 2+2 हमेशा 4 ही होगा, चाहे आप इसे कहीं भी किसी भी समय करें। यानी गणित वह आधार है जो हमें सत्य तक ले जा सकता है। यही सोच उन्हें विज्ञान की ओर ले गई। उन्होंने कहा कि अगर गणित हमें इतनी निश्चितता देता है तो क्यों न इसी को आधार बनाकर प्रकृति के रहस्यों को समझा जाए। डेकार्ट का सबसे बड़ा योगदान था ज्यामिति और बीजगणित का मिलन। उस समय ज्यामिति, ज्योमेट्री, अलग विषय था और बीजगणित, अलजेब्रा, अलग। लेकिन डेकार्ट ने दोनों को मिलाकर कार्टीशियन ज्योमेट्री बनाई। यह वही प्रणाली है जिसमें हम एक्स और वाई अक्ष पर बिंदु बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं और समीकरणों को आकृतियों के रूप में समझते हैं। आज हमें यह सामान्य सा लगता है, लेकिन उस समय यह क्रांति से कम नहीं था। इसी से आधुनिक गणित, भौतिकी और इंजीनियरिंग की पूरी नींव पड़ी। न्यूटन और लाइब्निज ने बाद में जो कलन, कैलकुलस विकसित किया, उसकी तैयारी इसी विचार से हुई थी। डेकार्ट मानते थे कि प्रकृति कोई रहस्यमय या जादुई चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे गणितीय नियमों से समझा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जैसे घड़ी के पुर्जे एक निश्चित नियम से चलते हैं, वैसे ही यह पूरी प्रकृति भी गणितीय नियमों पर चलती है। उदाहरण के लिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, डेकार्ट ने इसे भी गणितीय रूप में समझाने की कोशिश की। उनकी यह सोच आधुनिक विज्ञान के लिए मार्गदर्शक बनी। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज, ग्रहों की गति, प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण का नियम, यहाँ तक कि डीएनए की संरचना, सब गणितीय ढांचे में फिट होती है। यहाँ डेकार्ट हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि यदि हमें ब्रह्मांड को समझना है तो केवल दर्शन या धर्मशास्त्र से नहीं, बल्कि गणित और विज्ञान की ठोस पद्धति से समझना होगा। यानी उनका दर्शन केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें प्रयोग और गणितीय तर्क की भी उतनी ही अहमियत थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अगर प्रकृति पूरी तरह गणित और नियमों से समझी जा सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर का कोई स्थान नहीं है? क्या हम केवल विज्ञान से ही सब कुछ समझा सकते हैं, या फिर हमें यह मानना होगा कि एक सर्वोच्च सत्ता भी है जिसने इस नियमबद्ध ब्रह्मांड को रचा? डेकार्ट इस सवाल को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि वे इसे अपनी सोच के अगले चरण में लेकर जाते हैं, जहां वे ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर गहन तर्क करते हैं। तो चलिए अब हम उनकी विचार यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, ईश्वर और आत्मा का विचार। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डेकार्ट कैसे संदेह से शुरू करके निश्चितता तक पहुंचे, फिर उन्होंने पद्धति के नियम दिए, अस्थायी नैतिकता बताई और विज्ञान की नींव गणित में खोजी। लेकिन अब वे एक और गहरी और जटिल यात्रा पर हमें ले जाते हैं, ईश्वर और आत्मा के विचार की ओर। डेकार्ट कहते हैं, मैं एक अपूर्ण प्राणी हूं। मेरे भीतर सीमाएं हैं। मैं गलतियां करता हूं, मुझे सब कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे मन में पूर्णता का विचार मौजूद है। सोचिए जरा, अगर मैंने कभी पूर्ण को देखा ही नहीं, तो यह विचार मेरे दिमाग में आया कैसे? डेकार्ट का तर्क है, पूर्णता का विचार मुझ जैसे अपूर्ण इंसान से नहीं आ सकता। यह विचार तभी आया होगा जब कोई पूर्ण सत्ता वास्तव में अस्तित्व में हो, और वही है ईश्वर। यहाँ वे ईश्वर को आस्था से नहीं, बल्कि तर्क से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व उसी तरह निश्चित है जैसे गणित का कोई सिद्धांत। इसके बाद डेकार्ट आत्मा और शरीर के रिश्ते पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है। हमारा शरीर तो एक मशीन की तरह है, खाता है, चलता है, काम करता है। लेकिन हमें सोचने, जानने, महसूस करने और संदेह करने की शक्ति आत्मा से मिलती है। यानी आत्मा और शरीर दो अलग चीजें हैं। इस विचार को दर्शन में ड्यूअलिज्म कहा जाता है। डेकार्ट का यह मानना था कि आत्मा अमर है और यही हमारी सच्ची पहचान है। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा की प्रकृति सोचने और जानने की है, और वह नष्ट नहीं होती। यहाँ हमें समझना चाहिए कि डेकार्ट ने ईश्वर और आत्मा पर कोई धार्मिक दृष्टिकोण नहीं दिया, बल्कि वे एक दार्शनिक और तार्किक रास्ते से इसे समझाते हैं। उनकी कोशिश यह दिखाने की थी कि विज्ञान और तर्क की दुनिया में भी ईश्वर और आत्मा के लिए जगह है। इस तरह उन्होंने पश्चिमी दर्शन में एक नया रास्ता खोला, जहां आस्था और तर्क दोनों मिलकर चल सकते हैं। डेकार्ट हमें यह सिखाते हैं कि इंसान केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं है। हमारे भीतर एक आत्मिक शक्ति है जो हमें सोचने, निर्णय लेने और सत्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। अगर हम इसे समझ लें तो जीवन को और गहराई से जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व मान लिया जाता है, तो अगला सवाल आता है, इस ज्ञान से हम क्या हासिल करेंगे? क्या यह हमें केवल धार्मिक आस्था देगा, या फिर हमें सचमुच ज्ञान और प्रगति के नए द्वार भी दिखाएगा? डेकार्ट का मानना था कि यह खोज सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं है,
बल्कि मानव सभ्यता की उन्नति की कुंजी है। अब वे हमें ले जाते हैं उस दिशा में जहां वे बताते हैं कि कैसे उनकी पद्धति और सोच भविष्य में ज्ञान और विज्ञान की प्रगति के लिए आशा की किरण है। तो चलिए अब हम डेकार्ट की इस महान किताब के अगले पड़ाव पर चलते हैं, ज्ञान और प्रगति की उम्मीद। दोस्तों, अब तक डेकार्ट हमें संदेह की राह से निकालकर निश्चितता तक लाए। उन्होंने अपने 4 नियम दिए, अस्थायी नैतिकता बताई, विज्ञान में गणित की नींव रखी और यहाँ तक कि ईश्वर और आत्मा का भी तर्कसंगत आधार खोजा। लेकिन अब सवाल यह है, यह सब करने के बाद इंसान और दुनिया को क्या मिलेगा? डेकार्ट कहते हैं कि अगर इंसान उनके बताए मेथड को अपनाए तो दुनिया में ज्ञान की प्रगति तेजी से होगी। वे मानते थे कि मानव मस्तिष्क में असीम शक्ति है, बस हमें सही दिशा चाहिए। उनका सपना था कि हम प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को समझें, विज्ञान को आगे बढ़ाएं और इंसान के जीवन को बेहतर बनाएं। वो चाहते थे कि सिर्फ दर्शनशास्त्र ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, भौतिकी, गणित और हर विज्ञान में इस पद्धति का इस्तेमाल हो। डेकार्ट का मानना था कि जब ज्ञान व्यवस्थित रूप से बढ़ेगा तो समाज में भी अंधविश्वास और झूठी मान्यताएं कम होंगी। लोग अधिक तार्किक बनेंगे और जीवन बेहतर और न्यायपूर्ण होगा। वे यह सपना देख रहे थे कि इंसान सिर्फ परंपराओं में बंधा न रहे, बल्कि नए ज्ञान से अपनी तकदीर बदले। उनकी किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड इसी बड़े विजन का बीज है। अब दोस्तों, जब डेकार्ट ने अपनी सोच और पद्धति के सारे पहलुओं को हमारे सामने रख दिया, शिक्षा से लेकर संदेह, नियमों से लेकर नैतिकता, विज्ञान से लेकर आत्मा और ईश्वर, और अंत में ज्ञान की प्रगति तक, तो किताब का आखिरी हिस्सा हमें एक अलग ही दिशा में ले जाता है। यहाँ डेकार्ट हमें बताते हैं कि यह सब कुछ केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव और आत्मकथा का हिस्सा भी है। वे अपने जीवन और यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि हम समझ सकें कि यह कोई अमूर्त दर्शन नहीं है, बल्कि एक इंसान के जीवन से निकला हुआ सच है। तो चलिए अब हम किताब के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जहां डेकार्ट अपने व्यक्तिगत अनुभव और इस पूरी यात्रा की कहानी साझा करते हैं। दोस्तों, अब हम इस किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहां तक हमने देखा कि डेकार्ट ने कैसे शिक्षा से शुरुआत की, फिर संदेह की नींव रखी, 4 नियमों वाली पद्धति दी, अस्थायी नैतिकता बनाई, विज्ञान और ईश्वर आत्मा पर विचार किया, और अंत में ज्ञान और प्रगति की उम्मीद जगाई। अब वे हमें अपने जीवन की यात्रा और निजी अनुभवों के बारे में बताते हैं। डेकार्ट बताते हैं कि उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं की। वे केवल किताबों और कक्षाओं में नहीं रहे, बल्कि असली जीवन से सीखा। उन्होंने देखा कि अलग अलग देशों में लोग अलग तरह से सोचते हैं, अलग परंपराएं और मान्यताएं रखते हैं। यहीं से उन्होंने यह समझा कि सच्चाई किसी एक जगह या किताब में कैद नहीं है। हमें दुनिया को खुली आंखों से देखना होगा, अनुभव करना होगा और फिर अपने दिमाग से निष्कर्ष निकालना होगा। डेकार्ट लिखते हैं कि उन्होंने जीवन में एक लंबा समय अकेलेपन में बिताया। वह कहते हैं कि अक्सर उन्होंने खुद को 4 दीवारों में बंद कर लिया ताकि बिना किसी व्यवधान के सोच सकें। यह वही समय था जब उन्होंने अपने संदेह की पद्धति विकसित की और कोजिटो अर्गो सम तक पहुंचे। यानी उनका दर्शनशास्त्र केवल तर्क नहीं था, बल्कि गहन आत्मचिंतन और एकांत का नतीजा था। अब सवाल उठता है कि उन्होंने यह किताब क्यों लिखी? डेकार्ट खुद बताते हैं कि वे चाहते थे कि लोग उनकी सोच को समझें, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनकी बातें हर किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने किताब को बहुत सरल भाषा में लिखा। उन्होंने इसे किसी भारी भरकम दार्शनिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत आत्मकथा और अनुभवों की यात्रा की तरह प्रस्तुत किया, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति भी उनके विचारों से प्रेरित हो सके।
डेकार्ट इस हिस्से में एक और बात कहते हैं, वह यह नहीं मानते कि उनका रास्ता ही अंतिम है। वे कहते हैं कि उनकी पद्धति से वे खुद तक तो पहुंचे, लेकिन वे किसी और पर इसे थोपना नहीं चाहते। वे बस यह चाहते हैं कि अगर किसी को इसमें सच्चाई और मार्गदर्शन दिखे तो वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। यह विनम्रता उन्हें और भी महान बना देती है। इस अंतिम हिस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि महान विचार सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से पैदा होते हैं। डेकार्ट ने अपनी यात्राओं, अपने अकेलेपन और अपने आत्मचिंतन को ही दर्शन में बदल दिया। उन्होंने हमें यह दिखाया कि हर इंसान अपने दिमाग से सोचकर और अपने अनुभवों से सीखकर एक नई राह बना सकता है। और दोस्तों, यहीं पर डिस्कोर्स ऑन द मेथड समाप्त होती है। लेकिन सच कहें तो यह केवल एक किताब का अंत नहीं, बल्कि आधुनिक दर्शन और विज्ञान की एक नई शुरुआत थी। यही वह ग्रंथ है जिसने यूरोप के एनलाइटनमेंट की नींव रखी और हमें एक नई सोच, तर्क और संदेह से होकर निश्चितता तक जाने की सोच दी। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में कहें तो यह किताब हमें यही सिखाती है कि आंख बंद करके मानने से बेहतर है अपने दिमाग से सोचो। शक से मत डरो, क्योंकि सही संदेह हमें सच्ची निश्चितता तक ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आज भी रेने डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। दोस्तों, हमने अभी अभी रेने डेकार्ट की महान कृति डिस्कोर्स ऑन द मेथड की पूरी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे एक साधारण इंसान ने शिक्षा, संदेह, पद्धति, नैतिकता, विज्ञान, ईश्वर, आत्मा और व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर एक ऐसी सोच दी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। डेकार्ट ने हमें यह सिखाया कि हमें आंख बंद करके परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए। हमें हर उस चीज पर संदेह करना चाहिए जिस पर पूरी तरह भरोसा न हो। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए और सच्चाई की खोज करनी चाहिए। और जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने न आए, तब तक हमें एक संतुलित और नैतिक जीवन जीना चाहिए। उनकी यह किताब केवल दर्शनशास्त्र की नहीं, बल्कि जीवन जीने की भी गाइड है। यानी अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, दर्शन के प्रेमी हैं या केवल एक साधारण इंसान हैं जो जीवन में स्थिरता और सत्य की खोज कर रहा है, तो यह किताब हर किसी के लिए उपयोगी है। आज जब हम सूचना और भ्रम के युग में जी रहे हैं, जहां हर जगह अलग अलग राय और विचार मिलते हैं, डेकार्ट का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सही सोच वही है जो स्पष्ट हो, तर्कसंगत हो और संदेह की कसौटी पर खरी उतरे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह दार्शनिक यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको डेकार्ट की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। अगली बार हम एक और महान किताब और महान विचारों की दुनिया में कदम रखेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और सच्चाई की खोज करते रहिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम डेकार्ट की दूसरी किताब मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी को भी इसी तरह विस्तार से समझाएं, तो कमेंट करके जरूर बताइए।